हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी कालुश लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने धीरे से पलकें मिचमिचाई और आंखें खोल दी। लगभग तुरंत ही बंद भी कर ली। वजह भी थी, एक लंबी बेहोशी के बाद आंखें खोली थी उसने। रोशनी उसकी आंखों और मस्तिष्क दोनों को ही चुभ रही थी। उसका मन नहीं हो रहा था कि वो दोबारा आंखें खोले। तभी उसे अपने माथे पर एक स्पर्श महसूस हुआ, आत्मीयता से भरा एक कोमल स्पर्श। अब कैसी हो मृणाल? किसी ने पूछा। उसने हिम्मत करके आंखें खोली। सामने एक मुस्कुराता हुआ युवक दिखा। वही उसका सर भी सहला रहा था। मगर ये है कौन? और ये मृणाल कौन है? ये मुझे मृणाल बुला रहा है। क्या हुआ? कुछ बोलो भी, उसी युवक ने फिर पूछा, मगर वो खामोश रही। पता है, जब तुम बेहोश थी मेरी भी जैसे सांसें ही रुकी हुई थी। डॉक्टर कहते तो थे कि तुम ठीक हो जाओगी, मगर कब ये नहीं बताते थे। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ और उसे अपने चेहरे से लगाता हुआ बोला। मगर वो लड़की खामोश रही, जिसे बस अभी अभी ही होश आया था। मृणाल, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो प्लीज। अब की बार उसका पति कुछ चिंता से बोला, मगर उसकी पत्नी उसे बस घूरती ही रही और अंततः वो कुछ बोली, जिसे सुनकर उसके पति की चिंता कम होने की जगह और भी बढ़ गई। वो बोली, कौन हो तुम? और ये मृणाल कौन है? मैं नकुल, तुम्हारा हस्बैंड। और मृणाल तुम हो, उस युवक ने हकबकाई आवाज में कहा, मगर वो सूनेपन से उसे घूरती रही। नकुल जल्दी से बाहर को लपका। पीछे मृणाल चारों तरफ देखने लगी, जो जानती तक नहीं थी कि वो ही मृणाल है। उसने पाया कि वो अस्पताल के एक कमरे में है। वहां बहुत सी मशीनें भी थी, मगर वो क्या कर रही है वहां? उसने हर तरफ देखा, उठने की कोशिश की और सर घूमने लगा। लेटे रहिए, एक आवाज आई। उसने देखा कि अब वहां उस नकुल नाम के युवक के साथ एक डॉक्टर और एक नर्स भी थी। डॉक्टर उसकी जांच करने लगा। फिर उसने पति को इशारे से बाहर बुलाया। वो पूछ रही है, कौन मृणाल? और मुझे नहीं पहचानती। डॉक्टर, ये सब, नकुल परेशानी से बोला। देखिए, ऐसा होता है, सर पर गहरी चोट आई थी और हो सकता है इस वजह से उन्हें अभी कुछ भी याद नहीं। उसकी याददाश्त चली गई? नकुल मरे स्वर में बोला। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, मगर हो सकता है कि ये सब टेम्पररी हो। आपकी वाइफ को 2 दिन हम और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। उनका ख्याल रखिए। हो सकता है घर जाकर जाने पहचाने माहौल में रहने से उन्हें जल्दी ही सब याद आने लगे, डॉक्टर ने कहा। नकुल ने परेशानी से सर हिलाया और सोचता रहा। नकुल और मृणाल पति पत्नी थे। दोनों ही नौकरी पेशा थे। उनकी लव मैरिज थी और एक दूसरे के साथ खुश भी बहुत थे। जहां मृणाल एक अनाथ लड़की थी, वहीं नकुल भी अपने परिवार से दूर ही रहता था। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इस तरह देखा जाए तो उसका परिवार भी अब बस नाम मात्र को ही उसका परिवार था। एक शाम जब मृणाल ऑफिस से घर लौट रही थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। पहले तो ये जानकर बड़ी राहत मिली
कि उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी, मगर फिर पता चला कि उसे दिमागी चोट गहरी लगी थी, जिसकी वजह से वो लंबी बेहोशी में चली गई थी। अभी काफी समय बाद होश आया भी तो उसकी याददाश्त ही चली गई। ये नकुल के लिए और भी मुश्किल भरा समय था, क्योंकि सिवाय मृणाल के उसका कोई भी नहीं था। कभी वो दोनों एक साथ कितने खुश थे, मगर अब उसकी मौजूदा मानसिक स्थिति के हवाले जैसे एक ही छत के नीचे दो अजनबी रह रहे थे। अब इंतजार करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। नकुल ज्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकता था। मृणाल की जरूरत का सारा सामान घर पर जुटाकर वो ऑफिस चला जाता। मृणाल भी भरसक किसी से मिलने से कतराती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि कौन दोस्त है और कौन अजनबी। वो फ्लैट में अकेली रहती और याद करने की कोशिश करती। उसने अपनी और नकुल की ढेरों तस्वीरें भी देखी, मगर फिर उसे कुछ भी याद नहीं आया। समय बीतने लगा। मृणाल ने देखा कि उसके फ्लैट में छोटी बड़ी बहुत सी सजावटी लाइटें लगी हुई थी। नकुल जब भी शाम को घर लौटता उन सबको ऑन कर देता। एक बार मृणाल ने उससे पूछ ही लिया कि इतनी सारी लाइटें क्यों लगा रखी है, वो भी इतने छोटे से फ्लैट में। मैडम, ये आपने लगाई है। भूल गई? तुम्हें ही तो लाइट्स, कैंडल्स, इन सब का शौक है ना। बोलते हुए नकुल ने एक सजावटी लालटेन जला दी, जिसमें से खुशबू आने लगी। फिर वो तैयार होने चला गया। मृणाल सोचने लगी, तो ये अजीब सी सनक उसकी थी, नकुल की नहीं। फिर वो उसके और अपने लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। आज अदरक डाल दूं? सोचते हुए उसने फ्रिज से अदरक निकाली और फिर चाकू उठाया। देखा तो वो चाकू लोहे या स्टील का नहीं था, बल्कि अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक फाइबर का था। अजीब था, उसने बहुत ढूंढा, मगर उसे सामान्य चाकू नहीं मिला। हाँ, प्लास्टिक के ही कुछ और छुरी कांटे जरूर मिले। जब तक चाय बन रही थी, वो नकुल का लाया घरेलू उपयोग का सामान जमाने लगी। उसने देखा कि बहुत से पेपर बैग में अलग अलग तरह की कटी हुई सब्जियां थी। क्या कटी हुई सब्जियां कौन खरीदता है भला? उसने वहीं से हॉल की तरफ देखा, जहां नकुल बैठा गुनगुना रहा था और एक सजावटी लाइट से खेल रहा था। मृणाल को अब वो कुछ अजीब लग रहा था। चाय के दौरान नकुल ने कहा, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस। अच्छा, एक बात बताओ। आगे उसने घर की अजीब कटलरी और कटी हुई सब्जियों के बारे में पूछा। अब मुझे क्या पता, ये सब तो तुम मैनेज करती थी ना। तुम ही तो कहती थी कि सब्जी काटने में बड़ा समय लगता है, और पैसे तक देती थी हमारे उस सब्जी वाले को जिससे हम सब्जियां खरीदते हैं। वैसे जब उसने इस बार तुम्हारे बारे में सुना ना, तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, नकुल ने बताया और हंसा। मृणाल को अजीब लग रहा था। ये सारी भला उसकी कैसी कैसी आदतें थी? क्या इनके पीछे कोई वजह थी, या फिर ये सब उसका दिमागी फितूर था? उसे तो पता ही नहीं था कि जब उसकी याददाश्त नहीं गई थी तो वो कैसी थी। अगला दिन भी टीवी के सामने बैठे और चैनल बदलते बीतने लगा। फिर मृणाल ने रिमोट सोफे पर फेंक दिया और उठकर टहलने लगी। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी उसे। उसने भी अपनी याददाश्त खो दी थी, और उसे अपने बारे में जो भी पता था वो सब उसके पति ने उसे बताया था। मगर क्या वो सब सच था? ऐसे में तो जो चाहे उस पर थोप दे, क्योंकि उसे कुछ भी याद जो नहीं। अचानक वो चहलकदमी करती हुई रुक गई। वो हॉल में थी और उसे लगा किचन में कोई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस वक्त उसके अलावा तो घर में कोई भी नहीं है। वो धीरे से किचन में गई, मगर जैसा कि होना था, किचन खाली ही था। अपना मूड ठीक करने के लिए वो शावर लेने चली गई। जब वो कपड़े पहन रही थी तो आईने में गौर से खुद को देखा।
उसके कंधे पर भी चोट का निशान था, मगर काफी पुराना था। लेकिन उस एक चोट के अलावा उसके शरीर पर कोई दूसरा घाव या खरोंच का निशान नहीं था। क्या यह सामान्य है? शायद इस मामले में उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। अभी एक्सीडेंट भी हुआ तो सर पर अंदरूनी चोट आई, थक्के तक बन गए, मगर बाहरी खरोंच बिल्कुल नहीं थी। तभी उसे महसूस हुआ कि बाथरूम के बाहर कोई चल रहा है। एक बार फिर वो बाथरूम से निकली तो कोई नहीं था। तो फिर बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई उसके साथ हो? उसे लगा कि क्या वो बाहर जाए। अकेला फ्लैट काटने को दौड़ता था। क्या करे? उसने बेमन से खाना खाया और एक सोफे पर पसर गई। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। वो हड़बड़ी में उठी और टेबल से टकरा गई, क्योंकि तब अंधेरा घिर आया था और पता नहीं क्यों उसे इस अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। आउच! उसने जल्दी से लाइट्स ऑन करके देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई थी, मगर वो बस हल्की सी रगड़ थी और उसे बहुत राहत महसूस हुई। मगर क्यों? चोट आ भी जाती तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती? ये वो भी नहीं जानती थी। उसके दिमाग के कोने में डर बैठा हुआ था कि कहीं उसे कोई कट न लग जाए। तभी उसके दिमाग में कुछ कौंध गया। उसका कटी हुई सब्जी खरीदना और घर में मौजूद प्लास्टिक की कटलरी, जिनसे किसी तरह काम तो चल जाता है, मगर चोट लगने की संभावना कम होती है। ओह, जरूर यही बात है। नकुल सच कह रहा है। जरूर उसे किसी तरह का फोबिया है या कोई और दिमागी परेशानी। तभी उसका ध्यान गया कि घर की सारी लाइट्स ऑन नहीं थी। कई कोने अब भी अंधेरे में डूबे हुए थे और उन अंधेरे कोनों को देखकर उसे न जाने क्यों बहुत दहशत हो रही थी। रोज इस समय तक नकुल घर लौट आया करता था और बत्तियां जला देता था, मगर आज उसे देर हो गई थी। वो उठी और जल्दी जल्दी पागलों की तरह सभी लाइट्स ऑन करने लगी। अब फ्लैट का हर कोना रोशन था। वो समझ गई कि ये कोई उसका शौक नहीं, बल्कि उसके दिमाग की कोई सनक थी। उसे अंधेरे से डर लगता था, उसे चोट लगने से डर लगता था। तभी फिर उसे लगा जैसे उसके कानों से किसी की सांसों की आवाज टकराई हो। वो झट से मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। भाड़ में जाओ, वो गुस्से से बोली। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। जब से वो अस्पताल से लौटी थी, पहली बार खुद के बारे में इतनी बातें पता चली थी और वो खुद पर खींच रही थी। नहीं, उसे खुद को बदलना होगा। उस एक्सीडेंट में उसकी जान भी जा सकती थी, मगर शायद किस्मत ने इस तरह उसकी कुछ कचरा यादों को उससे अलग कर दिया था और अब वो एक नई शुरुआत करेगी, अपनी कमजोरियों से लड़ेगी, खुद को बेहतर इंसान साबित करेगी। उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, आईने के सामने गई और कुछ मेकअप वगैरह किया। नकुल की मनपसंद पोशाक पहनी, फिर किचन में आ गई। नकुल बस आता ही होगा, उसके लिए कुछ बढ़िया सा तैयार कर लो। इस दौरान बार बार उसे महसूस होता रहा कि बाहर हॉल में कोई है, कोई उसे देख रहा है। हॉल में खामोशी से विचर रहा है, पर वो ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि ये काफी मुश्किल भी था। वो थोड़ा डर भी रही थी, मगर डर से ज्यादा वो हिम्मत कर रही थी। कुछ देर में नकुल भी आ गया। घर और बदली हुई मृणाल को देखकर उसे भी बहुत खुशी हुई। दोनों ने साथ कुछ अच्छा समय बिताया। आज डिनर पर बाहर चलें? कुछ देर बाद नकुल बोला। मृणाल समझ गई कि उसके बदले हुए मूड से वो भी बहुत खुश है। उसने भी हाँ कर दी।
दोनों ने रात का खाना बाहर खाया और खूब मस्ती भी की। लौटते समय मृणाल ने उसे स्टोर पर चलने को कहा। उसने अपने अनुसार घर के जरूरी सामान और ढंग की कटलरी खरीदी। अगर सामान्य होना है तो उसे अपने इस फितूर को भूलना ही होगा। वो घर आ गए। कॉफी? मृणाल ने पूछा। मेरा मन नहीं, नकुल बोला। कुछ और लोगे? अच्छा लेमन टी बना दो, बोलता हुआ वो बाथरूम की तरफ चल दिया। मृणाल किचन में गई और चाय बनाने लगी। आज उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। पहले उसे शक था कि कहीं नकुल उससे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा या कुछ छिपा रहा हो, मगर सब सही था। अपने बारे में सब महसूस कर लेने के बाद उसे सच पता चल गया था। साथ ही आज उसने जो उसके साथ बेहतरीन वक्त बिताया था उसके बारे में भी सोचते हुए वो मुस्कुरा दी। तभी नींबू उसकी उंगली से फिसल गया। वो जो आज उसने नया चाकू लिया था उसी से उसे काट रही थी। साथ ही उसकी दाहिने हाथ की तर्जनी पर एक कट लग गया और खून निकलने लगा। उसने बाएं हाथ से उसे पकड़ा और ऐसे दहशत से देखने लगी कि उसे खुद भी हैरानी हुई कि वो इतना क्यों डर रही है। मामूली कट ही तो है। और तभी उसके पीछे किचन का एक दराज अपने आप खुल गया। मृणाल झट से पलटी। उस दराज में कुछ भी नहीं रखा था, वो खाली था और इसी वजह से उसके अंदर कुछ अंधेरा था। और वो बमुश्किल आधे फीट का अंधेरा भी उसे इतना डरावना लगने लगा कि वो डर से थरथरा कर कांपने लगी। उसके दिमाग में कुछ कौंध गया। पक्का वहां वो है। कौन? पता नहीं या फिर याद नहीं, मगर वो जो कुछ भी है वो आ चुका है। तभी उसे एक बहुत ही धीमी सी हंसी का स्वर सुनाई दिया। ऐसा स्वर जिसमें हल्का पुट गुर्राहट का भी था। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो चौंक पड़ी। वो नकुल था। अरे मृणाल, क्या हो? ओह, ये कैसे लगा ली? चलो आओ। वो उसकी कटी हुई उंगली देखकर घबरा गया था। मृणाल कहीं ज्यादा दहशत में थी, मगर उसने जाहिर नहीं किया। आखिर बड़े दिनों बाद वो दोनों खुश भी तो थे। कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है बस। कुछ देर बाद वो नकुल से बोली, जो उसके जख्म को रुई के फाहे से साफ कर रहा था। चोट तो लगेगी ना, आदत तो है नहीं तुम्हारी। फिर वो उसके जख्म पर एक बैंडेड लगाता हुआ बोला। मृणाल हंसी और उसके गाल चूम लिए। नकुल भी उठा और उसे उठा लिया। अरे अरे, क्या कर रहे हो? अभी कहाँ कुछ किया है, अब करूंगा ना, वो बोला और उसे लेकर बेडरूम की तरफ चल दिया। मृणाल खिलखिलाकर हंस दी। उसने अपनी नाक से उसकी नाक को टहोका। फिर उस रात उन दोनों ने जैसे अपनी सदियों की दूरियां मिटाई। आधी रात का वक्त था जब एक झटके से मृणाल की न केवल नींद खुल गई बल्कि उसकी चीख भी निकल गई। वो उठ बैठी। आह! मुश्किल से उसने अपनी नींद से चिपकी आंखें खोली। फिर नजर उसी जख्मी उंगली पर पड़ी जहां अचानक से दर्द हुआ था। उसने बगल में जलते लैंप की रोशनी में देखा तो उसके होश ही उड़ गए। किसी ने उस उंगली से बैंडेड नोचकर फेंक दिया था। वो उंगली फिर से लाल दिख रही थी, मगर किसने? उसने जल्दी से बगल में सोए हुए नकुल पर नजर डाली, मगर वो तो गहरी नींद के हवाले था। वैसे भी वो ऐसा क्यों करेगा? फिर यहां तो कोई और है भी नहीं। तभी दहशत की जानी पहचानी लहरें उससे टकराने लगी। आज दिन भर से उसे लग रहा था कि उसके साथ
उस घर में कोई और भी है, मगर उसे वो बार बार अपने मन का वहम, अपनी कोई दिमागी समस्या समझती हुई नजरअंदाज कर रही थी। मगर अब हालात साफ इशारा कर रहे थे कि वो उसका कोई वहम नहीं था, बल्कि वास्तव में उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी था। और ये बैंडेड नोचने की हरकत जरूर उसी की थी। अगली सुबह, आज घर पर रह सकते हो प्लीज, मृणाल नकुल से बोली। अरे कोई बहाना नहीं, रुक जाओ ना प्लीज। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? आज संडे है, मेरा वैसे भी ऑफ है, नकुल बोला। अरे हाँ, सर पर हाथ मारती हुई मृणाल बोली और झेप मिटाने को जबरन हंसी। तुम ठीक तो हो? कुछ अजीब थकी सी लग रही हो, उसके चेहरे को सहलाता हुआ बोला। मैं ठीक हूं, मृणाल बोली। क्या बताती उसे कि सारी रात उसने जागते हुए बिता दी थी, इतना डर जो गई थी। किसी तरह वो दिन बीत गया। जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, मृणाल को दहशत होने लगी थी। और अजीब बात यह थी कि अपनी गुमी हुई याददाश्त की वजह से अपने डर को वो पूरी तरह जानती तक नहीं थी। आखिर वो डर किससे रही है? रात में नकुल ने जिद करके उसे नींद की गोली दी। अभी भी वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी और उसके मस्तिष्क को पूरे आराम की जरूरत थी। आखिरकार वो गहरी नींद में सो गई। मगर आधी रात के समय वो एक बार फिर कसमसाने लगी। कुछ असहज, अटपटा और अप्रिय सा महसूस हो रहा था उसे। धीरे धीरे उसकी नींद कमजोर पड़ने लगी और उसके आधी नींद में डूबे मन ने महसूस किया वो एक रूखी, खुरदरी सी जबान और भाप की तरह गर्म सांसें। कोई उसकी जख्मी उंगली को चाट रहा था, चूस रहा था। नकुल, मत करो, वो आंखें बंद किए हुई अलसाए स्वर में बोली। तभी बाथरूम से फ्लश चलने की आवाज आई और उसे धक्का सा लगा। वो एक झटके से उठ बैठी। उसने देखा कि बाथरूम से नकुल निकल रहा था। ओह, तो फिर उसे अपनी उंगली पर किसकी जबान महसूस हुई थी? अभी बस कुछ ही पल पहले। और वो जबान तो कांटेदार थी, किसी जानवर की तरह। और फिर एक बात तो अपनी जगह है ही कि नकुल क्यों ऐसी पागलों जैसी हरकत करेगा। उसने फिर अपनी उंगली पर नजर डाली तो बेहोश होती हुई बची। वो पूरी तरह किसी की चिपचिपी लार में सनी हुई थी। क्या हुआ मृणाल, इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? चलो, तुम मुझे तो बता ही सकती हो ना, नकुल ने कहा, जिसे महसूस हो रहा था कि उसकी पत्नी मृणाल दिन पर दिन खामोश और कुछ ज्यादा ही परेशान लगने लगी है। मृणाल अब भी खामोशी से बैठी फर्श को घूरे जा रही थी। 2 रात पहले ही किसी अजीब, अदृश्य सी चीज ने उसकी उंगली के जख्म पर अपनी जुबान फेरी थी। और नकुल को नहीं पता था कि ठीक इसी वजह से मृणाल की याददाश्त पूरी तरह वापस आ चुकी थी। सब याद आ चुका था उसे कि उसके आसपास रहती वो अजीब सी अदृश्य चीज क्या है, क्यों खुद को चोट लगने से वो इतना घबराती थी, क्यों उसके किचन की सारी कटलरी प्लास्टिक की थी, और इन सब के पीछे उसकी कोई दिमागी बीमारी तो हरगिज भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि उसे ये तक याद आ चुका था कि उसका वो एक्सीडेंट क्यों हुआ था, वही एक्सीडेंट जिसमें उसकी याददाश्त चली गई थी। और वही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और नकुल से कहा, हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चल सकते हैं? बस कुछ ही दिन, ज्यादा नहीं। तुम काम पर चले जाते हो और मैं इस बंद पड़े अपार्टमेंट में उकता चुकी हूँ। नकुल सोच में पड़ गया। मृणाल के एक्सीडेंट, फिर उसकी देखभाल की वजह से उसने वैसे ही बहुत छुट्टी ले रखी थी। क्या सोचने लगे? मृणाल बोली।
ठीक है, मैं कल बात करता हूँ बॉस से, बोलकर नकुल जबरन मुस्कुराया। खुशकिस्मती से उसका बॉस उसकी परेशानी समझता था और मृणाल की हालत को लेकर उसे नकुल से सहानुभूति भी थी, तो उसे उम्मीद थी कि शायद वो मान जाए। और फिर नकुल और मृणाल अपने ट्रिप के लिए निकल गए। नकुल खुश था कि बॉस ने उसकी बात मान ली थी। अब वो मृणाल को हर खुशी देगा, शायद उसकी यादें लौट आए। मगर नकुल नहीं जानता था कि उसे सब याद आ चुका है, यहां तक कि एक अजीब सी कहानी भी। वो कार में थे और कैंपिंग के लिए जा रहे थे। नकुल ड्राइव कर रहा था और मृणाल अब भी किन्हीं गहरे ख्यालों में डूबी बगल वाली सीट पर पसरी हुई थी। क्या सोच रही हो? अब तो खुश हो ना? नकुल मुस्कुराया। एक कहानी सुनोगे? कहानी? हाँ, यूं ही याद आई, मृणाल शून्य में घूरती हुई बोली। नकुल खुश हुआ कि चलो उसे कुछ तो याद आया। अच्छा, तो सुनाओ फिर। और मृणाल उसे सुनाने लगी एक कहानी। वो एक हंसता खेलता परिवार था। अक्षय, उसकी पत्नी निकिता और उनकी 14 वर्ष की बेटी रूही। सब अच्छा चल रहा था, मगर अक्षय को बिजनेस में भारी घाटा हुआ और हालात डामाडोल हो गए। अंत में थक हार कर उसने ऐसे लोगों से उधार ले लिया जो अपने पैसों की वापसी के लिए हर हथकंडा अपनाते थे। अक्षय उनके पैसे भी नहीं लौटा पाया। वो घर पर आने लगे, धमकाने लगे, मगर अक्षय के पास अब कुछ भी नहीं बचा था जो वापस करता। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह गुजारा कर रहे थे। एक रात वो लोग फिर घर पर आए और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली, तो सभी के हाथ पैर फूल गए। पानी अब सर से ऊपर जा चुका था, उन्हें कुछ करना होगा। 2 दिन का समय मिला था उन्हें ली हुई रकम ब्याज सहित चुकाने को, मगर 2 दिन पूरे ही नहीं हुए। अगली ही रात अंधेरे में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो भाग रहे थे जहां वो लोग उन्हें ढूंढ न पाए। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, मगर पहले जान बचानी भी जरूरी थी। लेकिन साथ ही अक्षय के मन में एक धुंधला सा विचार भी था कि वो कहां जाएगा। उसे याद आया उसका पुश्तैनी गांव, जहां वो कभी गया ही नहीं था। उस गांव को तो उसके पिता ने भी अपने बचपन में ही छोड़ दिया था। वहां गांव वाले घर में उसकी दादी अकेली रहती थी। फिर जब दादी बहुत बीमार और बूढ़ी हो गई तो अक्षय के पिता उन्हें अपने पास शहर ले आए। उनके शहर वाले घर में ही दादी ने अपनी अंतिम सांस ली, इस हिदायत के साथ कि अब उनके परिवार में से कोई भी उस गांव में कदम नहीं रखेगा। और वैसे भी क्या था उस गांव में? एक पुराना मकान जो कि कोई बड़ी बात नहीं कि अब तक टूट गया होगा, और एक टुकड़ा जमीन। अक्षय के पिता ने भी कभी गांव जाने की कोई इच्छा नहीं जताई और ना ही कभी गांव का कोई जिक्र किया। मगर आज अक्षय की जो हालत हो चुकी थी, उसे दादी का गांव ही एकमात्र विकल्प, एकमात्र सहारा नजर आ रहा था। कैसा भी घर हो, कैसी भी जगह हो, सर छिपाने को ठिकाना तो मिले, बात की बाद में सोची जाएगी। वहां जाने की एक वजह यह भी थी कि कोई नहीं जानता था कि अक्षय उस गांव से है, तो कोई उसके पीछे वहां नहीं आता। और कितनी दूर? पिछली सीट से रूही बोली। बस बेटा, पहुंच ही गए हैं, अक्षय बोला। शाम हो रही थी। सच में अक्षय, तुमने जो लोकेशन बताई थी उस हिसाब से तो गांव अब पास ही होगा, तो कोई दिख क्यों नहीं रहा यहाँ? उसकी पत्नी निकिता बोली। पता नहीं निकिता, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूं वहां, अक्षय परेशानी से बोला। तभी उनके पीछे से एक मेटाडोर गुजरा। अक्षय उसे देखने लगा। उस सूनी सड़क पर बहुत देर बाद उसे कोई वाहन दिखा था। मेटाडोर के ड्राइवर ने भी सर निकालकर अजीब नजरों से
उन्हें मुड़कर देखा, जैसे वो भी हैरान हो रहा हो कि सुनसान इलाके में ये कार कहाँ चली जा रही है। वो चलते रहे, मेटाडोर उनके आगे थी। मुझे लगता है ये तुम्हारे गांव ही जा रही है, निकिता बोली। हो सकता है। और वो सच बोल रही थी। वो मेटाडोर एक गांव की सीमा पर पहुंचकर रुक गई। वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे। मेटाडोर का ड्राइवर उतरा भी नहीं, उसने बस अंदर से ही सर हिला दिया। वो गांव के लोग उसकी गाड़ी से सामान उतारने लगे। कुछ देर में वो मेटाडोर चला गया। अक्षय कुछ दूरी पर अपनी कार खड़ी किए वो सब देख रहा था। उसने और निकिता ने एक दूसरे को देखा। ये बड़ा संदिग्ध लग रहा था, कहीं यहां कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अक्षय कार से उतरने लगा। अक्षय ध्यान से, निकिता व्यग्र स्वर में बोली। मैं आता हूं, चिंता मत करो, बात तो करनी होगी ना। बोलकर अक्षय आगे बढ़ा। वो उन लोगों तक पहुंचा जो मेटाडोर का लाया सामान लादकर बस वापस जाने ही वाले थे। रुको, उसने आवाज दी और वो सभी चौंक पड़े। मुड़कर अक्षय को ऐसे देखने लगे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वो हमारी कार, अक्षय बोलता हुआ आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ, गांव के लोगों में से एक चिल्लाता हुआ बोला। अक्षय सहम कर रुक गया। फिर उसकी नजर पड़ी कि वो लोग जहां खड़े थे वहां एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसके तने पर एक काला भूरा मोटा सा धागा बंधा हुआ था। वो उस गांव की सीमा थी और वो लोग अक्षय को अंदर आने से रोक रहे थे। अक्षय को याद आया कि वो मेटाडोर भी उसके पहले ही रुका था और उसके ड्राइवर ने यहां उतरने तक की कोशिश भी नहीं की थी। वहीं से बोलो, क्या बात है? वही गांव वाला फिर बोला। मैं अक्षय हूं, शहर से आया हूं, मैं जानकी देवी का पोता हूं। अक्षय ने अपना परिचय दिया कि वो भी उन्हीं के गांव का है। उन सभी गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। स्पष्ट था कि वो जानकी देवी यानी अक्षय की दादी को जानते थे। तो फिर किसी ने पूछा। देखिए, हम मुसीबत में हैं, अक्षय दयनीय स्वर में बोला। हम? मेरे साथ मेरी पत्नी और बेटी भी है। इस पर वो गांव वाले फिर एक दूसरे को देखने लगे। हमारे पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं, तो मैं अपनी दादी के घर पर चला आया। तो हम आए? आप लोग हमें रोक क्यों रहे हो? अक्षय ने फिर कहा। देखो, उन्हीं गांव वालों में से कोई इस बार अपेक्षाकृत नर्म स्वर में बोला। मानता हूं तुम मुसीबत में हो, मगर इसका ये इलाज नहीं कि और बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। लौट जाओ, ये गांव नहीं, नर्क है। क्या? अक्षय चकराया सा बोला। हाँ, तुमको तुम्हारी दादी ने कुछ बताया नहीं? वो पहले ही गांव छोड़ चुकी थी, वरना वो भी नहीं जा पाती यहां से। क्या? ऐसा क्यों? बात क्या है? ना हम तुम्हें समझा पाएंगे और ना तुम समझोगे। समझ भी गए तो यकीन तो नहीं ही करोगे, इसलिए अब जाओ यहां से। बोलकर वो लोग जाने को मुड़ गए। अरे कहीं जा सकता तो यहां आता ही क्यों? कुछ तो बताइए कि बात क्या है? अक्षय बोला और एक कदम बढ़ाया। रुको, उन्हीं में से फिर किसी ने उसे घुड़का। अच्छा ठीक है, हम करते हैं कुछ, बोलकर उनमें से एक ने अपने बाकी लोगों को इशारा किया। वो लोग भी सर हिलाते चल दिए। वहां बस वो एक ग्रामीण रुका अक्षय पर नजर रखने के लिए कि वो गांव की सीमा के अंदर ना आ जाए। अक्षय को ये बड़ा ही अजीब लग रहा था। मतलब वो आ ही गया तो कौन सी आफत टूट पड़ेगी। कुछ देर बाद उसके साथी अपने साथ एक बूढ़े को लेकर आए
जो काफी महत्वपूर्ण लग रहा था। तो तुम यहां रहने आए हो? बूढ़ा बोला। हाँ, अक्षय व्यग्रता से बोला। सोच लो, एक बार गांव में दाखिल हुए तो फिर यहीं के होकर रहना होगा, यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। अरे ऐसा कैसे? कोई जबरदस्ती है क्या? बेटा, ये जबरदस्ती ना इस गांव के लोग कई सालों से झेल रहे हैं, और कोई जबरदस्ती नहीं, तुम जा सकते हो अगर बच गए तो। बोलो मंजूर? बूढ़ा बोला। अक्षय को लगा कि गांव के लोग सठिया गए हैं। वो इतना परेशान था कि उसे याद तक नहीं आया कि उसकी दादी ने अपने अंतिम समय में यही हिदायत दी थी कि कोई भी इस गांव में ना आए। जो भी हो, हमें यहीं रहना है, अक्षय बोला। बूढ़े ने अपने लोगों को देखा, फिर अक्षय से कहा, जाओ लेके आओ अपने परिवार को। अक्षय ने राहत की सांस ली और निकिता और रूही को बुलाने चला गया। जब वो लौटे तो वहां गांव की एक औरत भी थी। कपड़े उतारो, बूढ़े ने कहा, और अक्षय हड़बड़ाया सा देखने लगा। क्या? ऊंचा सुनते हो? अरे मगर क्यों? अंदर आना है कि नहीं? और फिर बूढ़े ने अक्षय और उस औरत ने रूही और निकिता की जांच की। दोनों को ही सब ठीक लगा। अब आ जाओ, मगर ध्यान रहे फिर जा नहीं पाओगे, बूढ़े ने कहा। अक्षय ने इस बार जवाब तक नहीं दिया और अपनी पत्नी व बेटी का हाथ थामे गांव की हद में कदम रख दिया। उसने दूर से ही देखा कि गांव अजीब सूना उजाड़ सा दिख रहा है। कई घर गिर पड़ गए हैं। वहां मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ था तो वो एक गांव ही, मगर अजीब तरह से जीवन के लक्षणों से रिक्त जान पड़ता था। आप क्या चेक कर रही थी वहां पीछे? अचानक निकिता ने उस औरत से पूछा। वो खामोश रही तो वही सवाल अक्षय ने उस बूढ़े से पूछा। यही कि तुम लोगों के शरीर पर कोई जख्म तो नहीं, बूढ़ा चलते हुए आराम से बोला। तो इससे भी प्रॉब्लम है आप लोगों को? अक्षय भुनभुनाते हुए बोला। गांव के घर अब दिखने लगे थे। हाँ है ना, बिल्कुल है। हम किसी भी कीमत पर जख्मी लोगों को गांव के अंदर नहीं आने देते। वो खतरा होते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्या? ये क्या? अक्षय ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उनके साथ चलता वो व्यक्ति जिससे अक्षय ने सबसे पहले बात की थी, किसी चीज में उलझकर गिर गया। वहां एक लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसका हाथ पता नहीं किसी चीज पर पड़ा कि उसकी चीख निकल गई, और उसके साथ ही वहां मौजूद हर किसी की चीख निकल गई सिवाय अक्षय के परिवार के। वो तीनों तो हक्के बक्के से सब देख रहे थे। जो व्यक्ति नीचे गिरा हुआ था उसने अपने दोनों हाथ उठाए जो लहूलुहान हो चुके थे। उसने अपने हाथों को इस तरह देखा जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा हो। फिर उसके समेत वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर दहशत थिरकने लगी। वो जख्मी व्यक्ति अपने हाथों को देखकर गला फाड़ कर चिल्लाने लगा। अक्षय की समझ में नहीं आया कि ऐसा भी क्या हो गया। गिर गया, चोट लग गई तो अब खड़ा हो जाए, फिर चोट का कुछ इलाज करे। तभी उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर दूर खींच लिया उसे। हटो यहां से, दूर चलो सभी, बूढ़ा चिल्लाया। गांव की जो औरत वहां मौजूद थी जिसने निकिता और रूही की जांच की थी, उसने भी उन दोनों को पकड़कर दूर खींचा। सभी उस घायल व्यक्ति को छोड़कर वहां से दूर हटने लगे, भागने लगे जैसे उससे डर रहे हो। क्यों? ये अगले ही पल सामने आया। अक्षय ने देखा कि कहीं से एक धीमी गुर्राहट हुई थी और कोई झपट्टा मारकर उस घायल व्यक्ति को अपने साथ ले गया। कौन? पता नहीं। वो जो भी था अदृश्य था। ओह माय गॉड, क्या था वो? मतलब किसने मारा उस गांव वाले को?
कहानी सुनते सुनते नकुल बोला। वो ड्राइव कर रहा था और उसकी बगल वाली सीट पर बैठी मृणाल ये कहानी सुना रही थी। वही बता रही हूं। अच्छा सुनो, अब मैं ड्राइव करती हूँ, तुम काफी देर से कर रहे हो। मृणाल ड्राइविंग सीट पर आ गई। थैंक गॉड ये बस कहानी ही है, बगल वाली सीट पर आराम से बैठता हुआ नकुल बोला। वो सुनकर मृणाल के हाथ स्टीयरिंग पर एक पल को कांपे, फिर वो संभल गई। उसने अपनी कहानी आगे सुनानी शुरू की। अक्षय को काटो तो खून नहीं, मतलब वो क्या था? उसने सदमे से अपनी पत्नी को देखा। निकिता भी मुंह फाड़े उन झाड़ियों को घूर रही थी जहां वो अजीब सी चीज उस ग्रामीण को लेकर गायब हो गई थी। मगर वो था क्या? कुछ भी दिखा तो नहीं। ऐसा महसूस बराबर हुआ कि कुछ था। एक गुर्राहट सी भी सुनाई दी थी। अक्षय संभला और उस बूढ़े की तरफ देखा। क्या था वो? कौन ले गया उसे? उसने व्यग्रता से पूछा। बूढ़े के चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। वो भी चेहरे पर बेहद दर्दीले भाव लिए शून्य में कहीं घूर रहा था। चलो आओ, लंबी कहानी है, बताना शुरू किया तो यही रात हो जाएगी। बूढ़ा बोला और उन तीनों को अपने पीछे आने को कहा। कुछ देर बाद वो सब अक्षय के पुश्तैनी मकान में थे, जहां कभी उसकी दादी रहा करती थी। किस्मत से वो घर अब भी ठीक ठाक था, बस साफ सफाई की जरूरत थी। बूढ़े ने कहा कि वो फिलहाल उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देगा, आगे फिर उन्हें सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। इस गांव में जीवन बहुत कठिन है। कठिन है मतलब? निकिता बोली। जवाब में बूढ़े ने एक लालटेन जला दी। वहां बिजली तक नहीं थी। बाकी संसाधन भी बहुत सीमित थे, जिसमें वहां के लोग जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से कट से गए थे। कुछ तो बताइए, पीछे वो क्या था? और ये गांव, इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई? अक्षय बोला जब वो बूढ़ा उन्हें उनके घर तक छोड़कर जाने लगा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तुम्हारे इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, कालुष। क्या? अक्षय और निकिता लगभग कोरस में बोले। हाँ, कहते हैं वो इसी गांव से लगे जंगलों की किसी गुफा में आराम कर रहा था। एक बार शहर से कुछ छोकरे छोकरियां यहाँ आए थे और मजाक मजाक में उसकी गुफा में चले गए। किसी छोकरे को चोट लग गई थी और एक बूंद खून कालुष की गुफा में गिर गया। बस वो जी उठा और गुफा से बाहर आ गया। तब से ये गांव सहम कर जी रहा है। मतलब? ऐसे तो वह शांत रहता है, मगर यदि किसी इंसानी शरीर से एक बूंद रक्त भी बाहर आया ना, तो वो मचल उठता है। फिर उसे रोकना मुश्किल है। उसे गंध मिल जाती है, वो अचानक से आता है और उस इंसान को ले जाता है। इस गांव में जरा से जख्मी होने का भी मतलब है एक निश्चित दर्दनाक मौत। ये सुनकर अक्षय और निकिता के होश उड़ गए, मगर रूही सब गौर से सुन रही थी। उसे वो काफी रोचक लग रहा था। ऐसा कहाँ होता है? निकिता घबराई हुई सी बोली। अभी आंखों के सामने ही तो हुआ आपके। बेचारा तेजराम, बस इतनी गलती थी उसकी कि उन कटीली झाड़ियों पर गिर पड़ा और हाथों में चोट लगा बैठा, और बस कालुष ने सूंघ लिया उसे। अब यहां आ ही गए हो तो रहो। मुसीबत में थे तो मैंने रोका नहीं, मगर यहां से बाहर कदम भी मत रखना। इस गांव की एक सीमा है। और अगर कोई गया तो? अक्षय ने पूछा। एक व्यक्ति गया था, गांव की सीमा के पार दूजा कदम भी न रखने पाया था कि कालुष उसे ले गया। अरे पर अभी हम भी तो बाहर से ही आ रहे हैं, तब इस कालुष ने हमला क्यों नहीं किया? उस बूढ़े ने सीधा अक्षय को देखा। वो ऐसा है बेटा कि तुम तब परदेसी थे, तब गांव की जमीन पर कदम ना रखे थे तुम, मगर अब तुम इस गांव में आ चुके हो। बस इतना समझ लो कि ये गांव एक ऐसा पिंजरा है
जो सिर्फ बाहर से खुलता है, अंदर से नहीं। समझे? अक्षय और निकिता ने उसे उलझन से देखा। यहां आना तुम्हारी मर्जी है, मगर जाना नहीं। हाँ, ये पिंजरा ही है जिसमें हम चूहों की तरह जी रहे हैं, और बाहर एक भूखी बिल्ली हमें सूंघती हुई घूम रही है। हमारी नसों में बहता ये खून ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब चलता हूं, दरवाजा बंद कर लो, बोलकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। मम्मी, वो अंकल किसकी बात कर रहे थे? कौन रहता है यहाँ जो लोगों को मार डालता है? कुछ देर बाद रूही बोली, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। निकिता ने उसे जल्दी से सुला दिया। फिर वो और अक्षय बातें करने लगे। ऐसे कैसे चलेगा अक्षय? हम हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते ना, निकिता परेशानी से बोली। मुझे लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अक्षय सोचता हुआ बोला। अरे मगर जो हुआ वो तो हमारे सामने ही हुआ ना, कोई उस घायल आदमी को लेकर तो गया ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर? गांव के बाहर निकलने वाली बात सरासर झूठ है। तुम नहीं थी तब वहां, मैंने देखा था। वो मेटाडोर जो हमारे सामने आ रहा था, उसने अपनी गाड़ी गांव की सीमा के कुछ परे ही खड़ी की थी, और ये लोग उससे सामान उतारने सीमा के बाहर आए तो थे। उस कालुश ने तब क्यों नहीं अटैक किया इन पर? हाँ, जख्म लगने पर वो अटैक करता है, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो सब हमारे सामने ही हुआ है। ओह, फिर? सोचते हैं कुछ। अभी कुछ दिन तो शांति से बिताएंगे यहाँ, फिर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। वो दोनों बातें कर रहे थे, ये सोचकर कि रूही सो चुकी थी, मगर वो जागी हुई थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। अक्षय और निकिता सोचने वाले थे, मगर वो तो सोच भी चुकी थी कि उसे क्या करना है। वहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एक हफ्ते में ही वो लोग पगला गए थे। जितना समझ में आया था वो ये था कि उस गांव के लोग कुछ खास किस्म की प्रतिबंध फसलें अपने खेतों में उगा रहे थे। वो जिनके लिए ये सब करते, वही उनकी मदद भी कर रहे थे गुजारा करने में। जरूरत का सामान उन तक पहुंचाते, लेकिन बस जरूरत का ही। बाकी बड़ी किल्लत में गुजारा हो रहा था उनका। खेतों में सबको काम करना पड़ता, फिर वो चाहे कोई भी हो। जल्द ही अक्षय और निकिता को भी बोला गया। वो शारीरिक रूप से भले चंगे थे, तो अगर वहां रहना है तो काम तो करना ही होगा। रूही अभी छोटी थी, उस पर कोई दबाव नहीं था, मगर वो अपने माता पिता का हाथ बटाने खेतों पर जाया करती थी। ऐसे कब तक चलेगा अक्षय? हम क्या सारी जिंदगी खेतों की घास ही साफ करते रहेंगे? हम तो फंस चुके हैं। और रूही का तो सोचो, इस माहौल में, इस गांव में बड़ी होगी वो। निकिता शिकायती लहजे में बोली। उसे इस गांव की दिनचर्या जरा भी नहीं सुहा रही थी। वो बुरी तरह उकता चुकी थी। तो क्या करूं निकिता? यहां से तो किसी तरह भाग जाएं, पर जाएं कहां? वो लोग बहुत खतरनाक है जिनसे हमने पैसे लिए थे। हम कहीं भी छिप जाएं, वो हमें ढूंढ ही लेंगे। इस गांव की बात अलग है, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। और अब तो कंफर्म हो गया कि ये गांव सेफ है। ऐसा नंबर 2 का काम जो हो रहा है यहाँ, कोई बाहर जाता भी नहीं यहां से। अक्षय बोला। तो कभी सोचा है अब आगे क्या करोगे? सोचा तो था कि पैसों का इंतजाम करके लौट जाऊंगा, मगर यहां तो वो होने से रहा। अक्षय हताशा से बोला। पर पैसों की जरूरत ही क्या है? अचानक रूही बीच में बोल पड़ी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं ना, उसकी मां निकिता उसे झिड़कती हुई बोली। वो चुप तो हो गई, मगर लग रहा था बहुत कुछ कहना चाह रही हो। कुछ देर में निकिता लघु शंका के लिए वहां से कुछ दूरी पर स्थित एक मोटे पेड़ की आड़ में चली गई। रूही ने देखा, फिर जल्दी से अपने पापा के पास पहुंची। पापा। मैंने देखा था उन लोगों को, वो जिन्होंने आप पर हाथ भी उठाया था। वही थे ना जिनसे आपने पैसे लिए हैं?
वो बोली। अक्षय अपनी बेटी का मुंह देखने लगा। जाने दो बेटा, पापा सब ठीक कर। अरे मेरी बात तो सुनिए प्लीज। बोलो। आपको पैसे अरेंज करने की क्या जरूरत है? उन बदमाशों का ही कुछ करते हैं ना। क्या मतलब? वो भी आपको करने की जरूरत नहीं, जो करना होगा ये कालुश कर लेगा। अक्षय ने चौंक कर सर उठाया। रूही बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। ये क्या कह रही हो तुम? वो सदमे से बोला। सच तो कह रही हूं, आपको बस उन बदमाशों को यहां बुलाना है, आगे का काम कालुश कर देगा। रूही बोली और अक्षय सोचने लगा, वो गलत भी क्या बोल रही थी? ऐसा हो तो सकता है। इस बारे में सोचते हुए इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया कि महज 14 वर्ष की उम्र में उसकी बेटी की सोच कहां तक जा सकती है और कितनी खतरनाक हो सकती है। तभी एक शोर सा उठा। सबने सर उठाकर देखा तो एक बैल बिदक गया था। वो बेकाबू होकर लोगों को दौड़ा रहा था। लोग भागने लगे। भागते समय उनके मन में उस बैल से ज्यादा कालुश का डर था। इस वक्त एक हल्की सी खरोंच भी जानलेवा साबित हो सकती थी। सभी भाग रहे थे, मगर निकिता को इस बारे में पता नहीं था। वो वापस खेत की तरफ लौट रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी कि सामने से वो बिदका हुआ बैल उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। वो डर से जड़ हो गई। निकिता, भागो जल्दी। मम्मी! सभी चीख रहे थे, मगर निकिता तो जैसे जड़ हो चुकी थी। सामने से उस बैल की सूरत में मौत चली आ रही थी। वो उसे मारता या न मारता, कालुश के पास तो पहुंचा ही देता। और तभी ये हो गया। रूही आगे बढ़ी और पास ही रखी छोटी सी कुल्हाड़ी उस बैल की तरफ उछाल दी। वो पीछे से जाकर उसकी कमर में लगी और एक घाव बनाती हुई नीचे गिर गई। वो नजारा देखकर सभी की सांसें जैसे थम सी गई। उस बैल को उस मामूली चोट से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अब भी निकिता की ओर भागता रहा, मगर वो उससे लगभग 3 फुट दूर ही था जब किसी चीज ने उसे फाड़ डाला और उसका आधा हिस्सा लेकर गायब हो गई। सभी की दहशत भरी सिसकारियां सुनाई दी। निश्चित रूप से वो कालुश ही था, मगर फिर कुछ ही पल में वो बाकी का बैल भी वहीं आ गिरा। साथ ही रूही ने सुनी वो गुस्से से गुर्राहट हुई। पर ये क्या? उसने इसे खाया क्यों नहीं? वो जानवरों को नहीं खाता। खून की महक से आ जरूर गया। उस बैल को मार भी डाला, मगर उसे इंसानी खून ही चाहिए। उसी बूढ़े ने बताया। वो रूही को घूरे जा रहा था। उधर दहशत के मारे निकिता रोने लगी थी। उस बैल के शरीर के दोनों हिस्से वहां पड़े हुए थे। कल्पना करना इतना मुश्किल भी नहीं था कि अगर रूही वो कदम नहीं उठाती तो उसका क्या होने वाला था। शायद वो बैल उसे घायल कर देता, फिर बैल की जगह कालुश उस पर झपटता और उसे तो वापस तक न करता। उस बूढ़े ने घूर कर रूही को देखा। फिर कभी ऐसा मत करना, वो दबे स्वर में बोला। क्या? मैं तो बस अपनी मम्मी को बचा रही थी, वो सफाई देती हुई बोली। अक्षय सब सुन रहा था और वो जानता था कि उसकी बेटी दरअसल क्या कर रही थी। उसे भी अब लगने लगा था कि रूही की बातों में दम तो है। वो उन लोगों को ठिकाने लगा सकता था जो शहर में उसकी और उसके परिवार के जान के दुश्मन बने हुए थे, और फिर चुपचाप इस गांव से भाग जाता। उसे यकीन था कि गांव के बाहर कदम रखने वालों को कालुश मार डालता है। ये बस अफवाह फैलाई गई थी ताकि लोग वहां बने रहे और वो गैर कानूनी खेती चलती रहे। कोई शक नहीं कि ये बूढ़ा भी उन आकाओं से मिला हुआ था। रात हो गई, लालटेन जल रही थी। वो तीनों बैठे जैसे तैसे बेस्वाद भोजन गले से नीचे उतार रहे थे। बस बहुत हुआ, नहीं रहना मुझे यहाँ। और हद करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स भी। कभी बताया क्यों नहीं कि ये गांव कितना अजीब, कितना खतरनाक है? निकिता लगभग रोती हुई बोली। अक्षय खामोश रहा। उसका मन भी नहीं हुआ बताने का कि उसकी दादी ने हमेशा कहा था कि वो कभी इस घर में, इस गांव में ना आए।
अब उसे सब पता था। उसकी दादी गांव से बाहर अपने भाई से मिलने गई हुई थी जब कालुश का श्राप जी उठा। फिर वो कभी वापस गांव में लौट कर नहीं आई। वो अपने भाई के पास ही रहने लगी और वहीं से उसके पिता उन्हें अपने घर शहर ले आए। वो और रूही खामोशी से खाते रहे। निकिता बड़बड़ाती रही, पता नहीं क्या बला है वो कालुश, दिखाई तो देता नहीं है और शिकार भी करता है तो दिखता तो है। अचानक रूही बेहद धीमे स्वर में कुछ संकोच से बोली। निकिता और अक्षय उसे घूरने लगे। हाँ, मैंने देखा है उसे। उस दिन भी जब वो उस तेजराम नाम के आदमी को ले गया, हाँ तब वो बहुत हल्का सा दिखा था। अभी आज जब खेत पर वो उस बैल के लिए आया था ना, तब थोड़ा अच्छे से देखा मैंने। गौर से देखो तो थोड़ा बहुत दिख ही जाता है। अच्छा, कैसा दिखता है वो? अक्षय उत्सुकता से बोला। निकिता ने उसे घूर कर देखा। अक्षय तुम, उसने बोलना शुरू किया मगर अक्षय ने उसे चुप करा दिया। कैसा दिखता है वो रूही? अक्षय ने फिर पूछा। रूही याद करने लगी। कोई जानवर है? नहीं पापा, लगता तो हम जैसा ही है। मतलब बॉडी तो ह्यूमन जैसी ही लगी, पर बहुत काला था। थोड़ा बहुत उसके दांत और नाखून जानवरों जैसे थे। उसका शरीर बहुत दुबला और उभरी हड्डियों वाला है और बड़ी बड़ी आईब्रो हैं और बाल भी घोंसले जैसे हैं। सबसे डरावने उसके दांत थे, नुकीले, छोटे, शार्क जैसे। बस बहुत हुआ, निकिता उसे डपटती हुई बोली। अब इस बारे में कोई बात नहीं, बोलकर उसने सबकी थालियों को उठाया और घर के बाहर रखने चली गई। तुमने सच में देखा उसे? अक्षय ने जल्दी से पूछा। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने अपनी पत्नी का मूड देखते हुए इस बारे में ज्यादा बातें नहीं की। वो भी उठा और उसका हाथ बटाने बाहर चला गया। रूही लालटेन की सीमित रोशनी के पास अकेली बैठी हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि वो जहां बैठी है उस कमरे का अधिकतर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है और उसे बहुत हल्का हल्का आभास हो रहा था कि उस समय उसी अंधेरे में कोई था जो उसे ही देख रहा था। कौन पता नहीं, मगर किसी अस्पष्ट सी आकृति का आभास हो रहा था। कोई था वहां जो अंधेरे में दिख नहीं रहा था, क्योंकि कहना मुश्किल था कि दोनों में कौन ज्यादा काला था। तो क्या ये कालुश था? रूही डर गई, मगर कालुश तो तभी आता था जब कोई जख्मी होता था। फिर वो अभी यहाँ कैसे आ सकता है? उसने झट से अपने शरीर पर नजर डाली। उस पर कोई चोट तो नहीं, मगर फिर लगा कि वो ये क्या बेवकूफी कर रही है। अगर कालुश किसी चोट की वजह से वहां आता तो क्या ये सब सोचने को वो जिंदा रह जाती? और देखा जाए तो कालुश के वहां होने का एहसास इतना धुंधला सा था कि वो तय भी नहीं कर पा रही थी कि वो वहां है भी या फिर नहीं। तभी उसे फिर लगा कि उसने अंधेरे में किसी की सांसों की घरघराहट सुनी है। क्या वो है यहाँ? पर क्यों? और अचानक ही उसके मन में अजीब से विचार आने लगे, जिनके बारे में पता नहीं वो खुद सोच रही थी या जबरदस्ती उसके दिमाग में वो सब डाले जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कालुश उसे बताने आया था कि उससे गलती हो गई है। उसे किसी जानवर को नहीं बल्कि किसी इंसान को घायल करना था। यही नहीं, शायद कालुश उसका एहसानमंद भी था कि उसने उसके लिए किसी पर वार किया था। और ये सब सोचते हुए रूही डरने लगी। तो कालुश उससे कुछ चाहता है क्या? शायद शिकार में मदद? ऐसा सोचकर वो लगातार अंधेरे में घूरने लगी। उसे लगा कि उसकी नजरें अब अंधेरे में कहीं स्थिर हो रही है और एक आकृति सी उभर रही है। तो क्या यही कालुश है? तभी उसके माता पिता अंदर आ गए, घर के दरवाजे बंद कर दिए और रूही को उसके बिस्तर पर लिटाकर सोने चले गए। रात भर रूही को महसूस होता रहा कि कालुश उसके बिस्तर के नीचे है और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। बाप रे, ये रूही जी तो बड़ी सयानी निकली। उसकी जगह मैं होता तो डर से हालत खराब हो जाती।
नकुल बोला, जिसे मृणाल ये कहानी सुना रही थी। मृणाल चुपचाप ड्राइव करती रही। तो उनका काम हुआ? क्या रूही के फादर अक्षय कालुश की मदद से पीछा छुड़ा पाए उन बदमाशों से? नकुल ने पूछा। हाँ, मगर ऐन मौके पर सब गड़बड़ हो गई, मृणाल बोली। वो जो ड्राइवर सामान पहुंचाने वहां आता था ना, उसे ही लालच देकर अक्षय ने अपने लेनदारों तक बात पहुंचाई कि वो कहाँ है। वो वसूली के लिए गांव तक आए भी। उन्हें गांव की सीमा में लेकर अक्षय ने हमला कर दिया। जैसा कि होना था, कालुश की उस दिन दावत हो गई। सब रूही के सामने ही हुआ। मगर एक बदमाश ने अक्षय के हाथ पर भी खरोंच मार ही दी। ओह! रूही ने बहुत मिन्नतें की, मगर ऐसा लगता था जैसे खून देखने के बाद कालुश का खुद पर नियंत्रण नहीं रह जाता था। वो अक्षय पर तुरंत नहीं झपटा। रूही के रोकने पर कुछ हद तक रुक गया, मगर अंततः हमला कर ही दिया और रूही के सामने ही उसके पिता को ले गया। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। उसके बाद रूही जैसे पगला गई थी। उसने उस गांव के लोगों पर छिपकर हमला करना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि ये श्राप इस गांव का है, तो उसके पिता की मौत के लिए कालुश ही जिम्मेदार है। ये तो गलत बात है। वो बच्ची थी नकुल। दूसरी बात कि वो एक तरह से कालुश की स्लेव बन चुकी थी। उसे लगता था कि अगर वो इस तरह उसे खाना खिलाती रहेगी तो शायद वो उसका पालतू बनकर रहेगा, और बाद में ऐसा हुआ भी। जब पूरा गांव खाली हो गया तो रूही को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो खुद को मारना चाहती थी, मगर मार न पाई। उसने अपनी हथेली पर कट लगाया, मगर कालुश ने उसे नहीं मारा। वो उसके साथ रहना चाहता था और चाहता था कि रूही हमेशा उसे खाना खिलाए। वो खुशी से उसका पालतू बन चुका था। बोलते हुए मृणाल ने कार रोक दी। अरे, कार क्यों रोक दी? नकुल बोला। मृणाल ने जवाब नहीं दिया, बस कार से उतर गई। नकुल को लगा शायद वो कुछ देर पैर सीधे करने को उतरी हो। वो भी उतरा और फिर जो दिखा उसके होश ही उड़ गए। मृणाल एक बहुत ही पुराने मोटे तने वाले वृक्ष के पास खड़ी थी, जिसके तने पर काला भूरा धागा बंधा हुआ था। उसने जो कहानी सुनाई थी उसमें भी कालुश के गांव की सीमा पर एक ऐसा ही वृक्ष तो था। और नकुल ने और गौर से देखा तो उसे आभास मिला कि अंदर कभी कोई गांव रहा होगा। इसका मतलब होठों पर जीभ फेरता हुआ वो मृणाल को देखने लगा। बस रूही और उसकी मां ही बचे थे तब। शहर आकर उसने नई जिंदगी शुरू कर दी, मगर कालुश हमेशा रूही के साथ ही बना रहा। उसने उसे खाना खिलाना नहीं छोड़ा। बहुत नाम बदले उसने रूही से। रैना, महक, निशा और मृणाल। बोलती हुई वो उसकी तरफ मुड़ी। नकुल को जैसे काटो तो खून नहीं। तो मतलब जो सामने खड़ी है उसकी प्यारी पत्नी मृणाल, यही दरअसल रूही है। तो इसका मतलब? वो फंसे कंठ से बोला। वो हर समय मेरे साथ रहता है नकुल, खाना मांगता है। मैं भी नए नए लोगों से दोस्ती करती हूँ और उसे शिकार देती हूँ। क्या करूं, मजबूरी है। नकुल घबराहट में पीछे हटने लगा। बाहर जाओगे तो वैसे भी नहीं, वो झूठ था। तुम कैसे बाहर आ गई फिर? नकुल आतंकित स्वर में बोला। वो मेरा पालतू है, भूल गए? मृणाल, ऐसा मत करो। तुम नहीं किया तो वो मुझे मार डालेगा नकुल। नकुल उसकी तरफ देखने लगा। उसकी प्यारी पत्नी मृणाल, जिसे वो दिलो जान से चाहता था। वो इस बात पर अब भी चिंतित था कि कालुश उसे मार डालेगा। वो उसके करीब आया। अगर ऐसी बात है तो फिर? मृणाल ने उसके पीछे देखा, जहां घनी झाड़ियों का अंधेरा था। उसे महसूस हो रहा था कि उस अंधेरे में वो मौजूद है। इतने दिनों तक हम साथ रहे, कई बार मुझे चोटें आई, तब उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? वो तुम्हारे साथ ही तो रहता है ना।
हर वक्त? नकुल ने डरते हुए पूछा। तुम भूल रहे हो नकुल, अब उसे मैं खाना खिलाती हूँ, बोलकर एक झटके से मृणाल ने एक आलपिन से नकुल के गाल पर एक गहरा घाव बना दिया। बस अब किसी भी पल। मृणाल तैयार थी, वो लगभग कालुश को देख भी चुकी थी। नकुल सदमे से चीख पड़ा। आखिर मृणाल और फ्रूही ने उसकी बलि भी चढ़ा ही दी। और तभी मृणाल का वो दूसरा हाथ चला जिसमें आलपिन नहीं बल्कि खंजर था। नकुल ने दहशत से देखा कि वो खंजर उसने उसकी गर्दन से कुछ ही इंच दूर किसी अदृश्य सी चीज में पैवस्त कर दिया। फिर एक तीखी गुर्राहट भरी चीख से वो इलाका गूंज उठा। कोई भारी सी चीज नकुल के शरीर पर रगड़ खाती हुई वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मृणाल ने वो खंजर बाहर निकाला, फिर एक के बाद एक उस पर वार करती चली गई, जब तक कि कालुश नजर न आने लगा। नकुल की आंखें हैरत से फटी हुई थी। पहले तो बिल्कुल काला, उभरी हड्डियों वाले कंकाल की तरह लगा वो, नुकीले पंजे और तिकोने शार्क जैसे दांत। फिर धीरे धीरे एक इंसानी शरीर में बदल गया। अब वो कोई 22-23 साल का लड़का लग रहा था, मगर देखते ही देखते उसका शरीर भी सिकुड़कर पहले कंकाल फिर मिट्टी में बदलकर गायब हो गया। पसीना पोंछती हुई मृणाल उठी। नकुल उसे घूरता रहा। ये सब क्या था? वो पगलाई आवाज में बोला। जानती थी कि जैसे ही तुम पर कट लगाऊंगी वो आएगा, और इस बार मैं तैयार थी। और अगर वो ना मरता तो हम साथ मरते, और क्या। वैसे वो मरा नहीं है, बस ये शरीर छोड़ गया है। मृणाल जमीन पर पड़े उस शरीर के अवशेष की तरफ दिखाती हुई बोली। बाकी वो काली आत्मा जो कि दरअसल कालुश है, वो इसी जंगल की है। वो चली गई, उम्मीद तो है कि अब वो वापस नहीं आएगी। नकुल मुंह फाड़े बस उसे देखता रहा। मृणाल खंजर फेंककर आगे बढ़ी और उससे लिपट गई। मुझे माफ कर दो नकुल। हाँ, तुम्हें भी मैं कालुश को ही सौंपने वाली थी, मगर तुम्हारे प्यार और समर्पण ने मुझे इतनी ताकत दे दी कि मैंने इसे खत्म करने की ठान ली। करना ही था, मुझे तुम्हें जो बचाना था। वो रोती हुई बोली। नकुल अब भी सदमे में था। हाँ, इतने दिनों तक मैं इसी उधेड़बुन में थी कि ये सब करूं या नहीं। इसी वजह से मेरा वो एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें मैं सब भूल गई थी। माना कि कालुश मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता था, मगर मेरे मन में चोट लगने से एक डर सा बैठ गया था। इसीलिए घर की सारी कटलरी फाइबर की होती थी। सब्जियां, फल भी मैं कटे हुए ही खरीदती थी। नकुल धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगा। कहीं ना कहीं वो नकुल का प्रेम ही था जिसने मृणाल को इतनी ताकत दी थी कि वो कालुश से लड़ सकी। उसने उसके आंसू पोंछे और उसे माफ कर दिया। वो वैसे भी उसे बहुत चाहता था। चलो घर चलते हैं, वो बोला, और सालों बाद रूही खुलकर मुस्कुराई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।